हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1251। शाही महल के गहरे हिस्से में विल्फ्रेड को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही हो। हालांकि जब उसने फिर से इसका पता लगाने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। क्या हो रहा है? विल्फ्रेड उत्सुक था। उसने एक विशेष युद्ध कौशल विकसित किया था, इसलिए उसकी पता लगाने की क्षमता बहुत मजबूत थी। कम से कम उसकी धारणा इटर्नल रियलम के एक अन्य व्यक्ति निम्बस से बेहतर थी। देखे जाने का यह एहसास बिना किसी कारण के प्रकट नहीं होगा। क्या संगरिल सिनर्स ने प्लैनेट रॉयल में घुसपैठ कर ली है? विल्फ्रेड ने सदमे में सोचा, ये संभव है। यह अच्छा नहीं है। मुझे निम्बस को बताना होगा ताकि वह तैयार रह सके। कल होने वाला राजकीय भोज शांतिपूर्ण ढंग से नहीं गुजर सकता। संगरिल सिनर्स कल राजकीय भोज में कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने मुझे नोटिस कर लिया है, जबकि मुझे दूसरे व्यक्ति का पता लगाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे कितने मजबूत हैं। विल्फ्रेड ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। ये व्यक्ति न केवल चुपचाप प्लैनेट रॉयल में घुसपैठ कर सकता था, बल्कि वे प्लैनेट रॉयल की जांच करते समय बिना पता चले भी रह सकते हैं। ये बुरा है। विल्फ्रेड ने तुरंत निम्बस को आने के लिए कहा। जल्द ही निम्बस गुप्त कमरे में पहुंचा। उसने सीधे तौर पर कहा, अंकल विल्फ्रेड, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? निम्बस, तुम आ गए। बैठो, विल्फ्रेड ने कहा। अंकल विल्फ्रेड, मैं बहुत व्यस्त हूँ। कृपया मुझे बताएं कि अब क्या हो रहा है। निम्बस बैठ गया और आग्रह किया। राजकीय भोज कल था और उसे बहुत तैयारी करनी थी। उसे न केवल राजकीय भोज के लिए सभी ताकतों को इकट्ठा करना था, बल्कि पूरे बार्लो परिवार को स्वर्ग को बलि भी देनी थी। जब समय आएगा, बार्लो परिवार के सभी लोगों को समारोह में शामिल होना होगा, जिसमें निम्बस और विल्फ्रेड भी शामिल थे, जो आंशिक इटर्नल रियलम में थे। निम्बस, इसे दूसरों पर छोड़ दो। मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। विल्फ्रेड ने जैसे ही यह कहा, उसके हाव भाव गंभीर हो गए। निम्बस ने भी विल्फ्रेड के बदलाव को नोटिस किया और उसके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। वह जानता था कि उसका चाचा बिना किसी कारण के इस तरह व्यवहार नहीं करेगा। अंकल विल्फ्रेड, कृपया मुझे बताएं। मैं सुन रहा हूं। निम्बस ने खुद को संयत किया। अभी मैंने किसी को गुप्त रूप से शाही महल की जांच करते हुए देखा। हालांकि जब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वह कौन था, तो मुझे कुछ नहीं मिला, विल्फ्रेड ने प्रभावशाली ढंग से कहा। क्या कोई शाही महल की जांच कर रहा था और वे अंकल विल्फ्रेड की पकड़ से बच सकते थे? ये कैसे संभव है? निम्बस सदमे से परे था। क्या आप सुनिश्चित हैं, अंकल विल्फ्रेड? क्या मैं इस तरह की किसी बात पर मजाक करूंगा? उन्हें मेरे बारे में पता चल गया होगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मुझे नहीं पता कि वे कितने मजबूत हैं। यदि वे मेरे पता लगाने से बच सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें हल्के में लिया जाए। कल राजकीय भोज में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा ताकि आप अचानक से हमले का शिकार न हों। अंकल विल्फ्रेड, क्या आप वास्तव में इस व्यक्ति का बिल्कुल भी पता लगाने में असमर्थ हैं? निम्बस ने अविश्वास में पूछा। अध्याय 1252। निम्बस विल्फ्रेड के युद्ध कौशल के बारे में जानता था। यदि विल्फ्रेड ने, जो आंशिक इटर्नल रियलम में था, इसका उपयोग किया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग पता लगाने से बच सकते थे, वे या तो आंशिक इटर्नल रियलम को पार कर चुके थे या इटर्नल रियलम तक पहुंच चुके थे। या शायद उनके पास एक विशेष छिपने का युद्ध कौशल था जो विल्फ्रेड की धारणा से परे था। हालांकि ये लोग प्लैनेट रॉयल पर कैसे प्रकट हो सकते थे? क्या नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन ने उन्हें भेजा था? मैंने अभी एक पल के लिए उनका एक छोटा सा सुराग पाया। हालांकि मैं उन्हें अभी बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के पास छिपने का एक भयानक कौशल है और वे हमारे जाने बिना अभी हमारे सामने भी हो सकते हैं, विल्फ्रेड ने कड़वाहट से कहा। ये कैसे संभव है? निम्बस बुदबुदाया। वह जानता था कि विल्फ्रेड का इससे क्या मतलब था। इस व्यक्ति के पास छिपने का इतना अच्छा कौशल था, इसलिए यदि वे चाहते तो निम्बस और विल्फ्रेड पर हमला करना उनके लिए बच्चों का खेल होता। इसके अलावा कल राजकीय भोज था, और यदि यह व्यक्ति भीड़ में छिपा हुआ था, तो वे एक बड़ा खतरा होंगे। कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। मिल्की वे सिर्फ एक साधारण निम्न सभ्यता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह व्यक्ति यहां से नहीं हो सकता। इसके बजाय उन्हें संगरिल सिनर्स की मदद करने के लिए बीस्ट गैलेक्सी से नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन द्वारा भेजा गया होना चाहिए। अंकल विल्फ्रेड, फिर हमें क्या करना चाहिए? यदि आप उनका पता नहीं लगा सकते, तो मैं भी नहीं कर सकता। जब तक वह इटर्नल रियलम में नहीं है, अगर वह सामने आता है तो मैं उससे नहीं डरूंगा। हालांकि अगर वह भीड़ में छिप जाता है और छिपकर हमला करता है, तो मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कल मिल्की वे के लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, निम्बस ने कहा, क्योंकि उसे सिरदर्द महसूस होने लगा था। उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। सुरक्षा की खातिर फिलहाल राजकीय भोज क्यों न रद्द कर दिया जाए? विल्फ्रेड ने सुझाव दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैंने मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट के नाम पर राजकीय भोज की घोषणा की और मैंने सभी ताकतों को निमंत्रण पत्र भेजे। अब जब सब यहाँ हैं तो आखिरी समय में इसे रद्द करने पर मुझे अपमानित होना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं जनता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। निम्बस ने तुरंत विल्फ्रेड के सुझाव को खारिज कर दिया। वह जानता था कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति राजकीय भोज में भीड़ के बीच छिपा हुआ था तो ये खतरनाक होगा। हालांकि इस खतरे के बारे में जागरूक होने के बावजूद उसे इसे पूरा करना ही था। मिल्की वे साम्राज्य इतने सालों से मिल्की वे में फल फूल रहा था और इसने हर तरह के संकटों का अनुभव किया था। साम्राज्य एक संभावित खतरे के कारण मिल्की वे की सभी ताकतों को निराश नहीं कर सकता था। इसके अलावा भले ही वह व्यक्ति वास्तव में निम्बस पर हमला करने के लिए यहाँ था, फिर भी वह इसके कारण राजकीय भोज को रद्द नहीं करेगा। विल्फ्रेड जानता था कि निम्बस से राजकीय भोज रद्द करने के लिए कहना अवास्तविक होगा। वह साम्राज्य का चाचा था और बार्लो परिवार का पहले से चुना हुआ उत्तराधिकारी था। इसलिए वह समझता था कि वह परिवार की महिमा को कलंकित नहीं कर सकता। इसलिए उसने निम्बस को सलाह देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कहा, चूंकि तुम राजकीय भोज को रद्द नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें गुप्त रूप से तुम पर हमला करने से रोकना चाहिए। मैं भी किनारे से तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही तुम इस व्यक्ति को ढूंढो, तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें मृत पकड़ते हो या जीवित। धन्यवाद अंकल विल्फ्रेड, मैं सावधान रहूंगा। मैं भी एक बार्लो हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अंकल विल्फ्रेड, मैं अब चलता हूं। क्या आप कृपया ये देखने के लिए और अधिक मेहनत कर सकते हैं कि क्या आप भोज से पहले इस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं? ठीक है। निम्बस गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। विल्फ्रेड ने बार बार साहिल का कोई सुराग खोजने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि वह कल भोज से पहले साहिल को ढूंढ लेगा। हालांकि विल्फ्रेड साहिल को कैसे ढूंढ सकता था, क्योंकि उसे छिपाने में सिस्टम मदद कर रहा था। साहिल आंगन में बैठा था। जब उसकी माइंड पावर ने विल्फ्रेड का पता लगाया तो उसे पता चला कि विल्फ्रेड ने भी उसे पहचान लिया है। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए उसने अपनी माइंड पावर को वापस ले लिया और अपना सारा निशान मिटा दिया। इसके साथ ही विल्फ्रेड के लिए उसे ढूंढना असंभव हो गया। अध्याय 1253। अगली सुबह पूरा प्लेनेट रॉयल जल्दी ही व्यस्त हो गया। मिल्की वे साम्राज्य का राजकीय भोज आज हो रहा था। मिल्की वे के सभी कोनों से ताकतों के प्रतिनिधि जल्दी उठ गए। फिर वे धोए पोछे खुद को तैयार किया और प्लेनेट रॉयल पर गोल्ड पीक पर इकट्ठा होने के लिए चल दिए। वे अपना सर्वश्रेष्ठ दिखते हुए भोज शुरू होने का इंतजार करना चाहते थे। इस बार यहाँ न केवल विभिन्न ताकतों के ग्रैंड मास्टर्स थे, वे अपने परिवारों की उत्कृष्ट युवा पीढ़ी को भी दुनिया देखने के लिए साथ लाए थे। आखिरकार इस तरह के मौके दुर्लभ थे। जब वे गोल्ड पीक पर थे तो वे अपनी आवंटित सीटों पर बैठ गए। जो ताकतें आई थीं, उन्हें साम्राज्य द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र दिखाने थे। वे सभी निमंत्रण पत्र अलग अलग थे। फिर साम्राज्य के कर्मचारी कार्ड के अनुसार मेहमानों के बैठने की व्यवस्था करते थे। प्रमुख ताकतों के ग्रैंड मास्टर्स को सामने बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पीक इन्फिनिटी रैंकर्स के समूहों के साथ लूना पैलेस की प्रतिष्ठित बुजुर्ग ओफेलिया नेतृत्व कर रही थीं। इसके बाद लेट इन्फिनिटी रैंकर्स, मिड इन्फिनिटी रैंकर्स, बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर्स और इसी तरह के अन्य लोग बैठेंगे। उनके बीच प्रमुख ताकतों के कुछ उत्तराधिकारी भी थे। मिल्की वे साम्राज्य द्वारा की गई बैठने की व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रदर्शन थी कि यहाँ ताकत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मजबूत पृष्ठभूमि वाले शक्तिशाली लोगों को सामने बैठने की व्यवस्था की गई थी और जिनके पास यह नहीं था वे पीछे बैठेंगे। सीटें उनकी ताकत दिखाने का एक अच्छा तरीका भी थीं। हर कोई सामने बैठना चाहता था। इस तरह न केवल साम्राज्य उन्हें स्वीकार करेगा, बल्कि वे अन्य सभी ताकतों के सामने अपनी ताकतों को गौरवान्वित भी कर सकेंगे। बेशक कुछ लोग अपनी सीटों से नाखुश होंगे। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी आवंटित सीटों पर नहीं बल्कि सामने कहीं बैठना चाहिए। हालांकि भले ही वे नाखुश थे, लेकिन किसी ने भी साम्राज्य पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। ये प्लैनेट रॉयल था और वे यहाँ अत्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते थे। भले ही वे नाखुश थे, वे इसे केवल छिपा सकते थे और दिखा नहीं सकते थे। यह मिल्की वे साम्राज्य और सम्राट की निवारक शक्ति थी। जबकि प्लैनेट रॉयल पर हर कोई इधर उधर भागने में व्यस्त था, साहिल अभी भी अपने आंगन में चाय पी रहा था। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह जानता था कि अगर वह अभी जाता है तो उसे सबके साथ धक्का मुक्की करनी पड़ेगी और वह इस परेशानी से नहीं गुजरना चाहता था। वह आंशिक इटर्नल रियलम में था, इसलिए उसे कम से कम थोड़ा ठाठ बात दिखाना चाहिए। इसलिए उसने जाने के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार करने का फैसला किया, ताकि वह सीधे बैठ सके और ड्रामा होते हुए देख सके। ये कितना अच्छा होगा। साहिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उसे बैठने के लिए कहाँ जगह देंगे। जब तक उसके पास बैठने की जगह थी, वह ठीक था। मिया इस पूरे समय उसकी नौकरानी की तरह थी। वह उसे चाय बनाने और परोसने की आदी हो चुकी थी।
कल रात साहिल के लेक्चर के बाद उसने उससे फिर कभी कोई सवाल नहीं किया। वह नहीं पूछती थी कि साहिल राजकीय भोज में जा रहा है या वह कब जाएगा। वह केवल अपने काम पर ध्यान देगी। मिया ने आखिरकार सच्चाई देख ली थी और उसका मानना था कि साहिल की अपनी योजनाएं थीं। भोज में बैठने की व्यवस्था में लगभग आधा दिन बर्बाद हो गया। साहिल ने अंततः महसूस किया कि यह समय आ गया है, इसलिए उसने चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, मिया चलो चलो और ड्रामा होते हुए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं निराश नहीं होऊंगा। जी साहिल, मिया ने उत्तर दिया। फिर वे दोनों आयोजन स्थल की ओर चल दिए। मिया ने अपने भव्य चेहरे को छिपाने के लिए घूंघट पहन रखा था। जल्द ही वे प्लैनेट रॉयल के गोल्ड पीक पर पहुंच गए। तुरंत ही उन्हें इंसानी सिरों का सागर दिखाई दिया। केवल साम्राज्य के पास ही एक ही समय में लाखों लोगों की मेजबानी करने और उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने की शक्ति थी। भीड़ बिल्कुल भी अस्त व्यस्त या भीड़भाड़ वाली नहीं लग रही थी। यदि यह कोई अन्य शक्ति होती तो दृश्य बिल्कुल अराजक होता। हालांकि साम्राज्य के अलावा मिल्की वे में किसी अन्य शक्ति के पास इतने सारे लोगों को एकजुट करने की शक्ति नहीं थी। जैसे ही साहिल और मिया ने गोल्ड पीक में कदम रखा, कर्मचारी तुरंत उनसे पूछने के लिए आ गए। नमस्ते, कृपया अपने निमंत्रण पत्र दिखाएं। हमारे पास वे नहीं हैं, साहिल ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या आपने उन्हें खो दिया है या आपको वे मिले ही नहीं? हमें वे नहीं मिले। अध्याय 1254। मुझे क्षमा करें, यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें साम्राज्य द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्रों के अनुसार आपकी सीटों की व्यवस्था करनी है। यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। कृपया चले जाए, कर्मचारी ने समझाया। भले ही हमारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, हमें राजकुमारी एस्ट्रिड ने आमंत्रित किया था। ये वह टोकन है जो उसने हमें दिया था। आप तय कर सकते हैं कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं राजकुमारी एस्ट्रिड को मुझे लेने के लिए बुला सकता हूँ। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसने एस्ट्रिड द्वारा दिया गया टोकन कर्मचारी को सौंप दिया। दोनों कर्मचारी शुरू में काफी असहमत थे और उन्होंने सोचा कि साहिल झूठ बोल रहा है। कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजकुमारी एस्ट्रिड से सिर्फ इसलिए संपर्क कर सकते हो क्योंकि तुम चाहते हो? तुम चाहते हो कि वह तुमसे मिलने भी आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मिल्की वे में किसी भी शक्ति का कोई भी प्रत्यक्ष वंशज राजकुमारी एस्ट्रिड से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करता। ये दोनों उम्रदराज नहीं लगते, लेकिन अभिनय करने में बहुत माहिर हैं। वे साहिल को जाने के लिए कहने ही वाले थे और दृश्य पैदा करना बंद करने ही वाले थे कि साहिल ने उन्हें टोकन थमा दिया। जब उनमें से एक ने टोकन लिया तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनका दिल दहल गया। लानत है, ये वास्तव में राजकुमारी एस्ट्रिड का टोकन है। तुरंत बाद उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ बिल्कुल। हम राजकुमारी एस्ट्रिड के टोकन के प्राप्तकर्ता को कैसे मना कर सकते हैं? कृपया मेरे साथ आइए। साहिल और मिया कर्मचारी के पीछे आयोजन स्थल में चले गए। फिर वे बिल्कुल सामने की सीट तक गए। रास्ते में उन्होंने अनगिनत निगाहें अपनी ओर खींची। हर कोई सोच रहा था कि ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कितने साहसी हैं? वे ठीक उसी समय आने की हिम्मत करते हैं जब चीजें शुरू होने वाली होती हैं। वे स्पष्ट रूप से सम्राट और साम्राज्य का अनादर कर रहे हैं। आज राजकीय भोज है और कई प्रमुख ताकतों के सभी इन्फिनिटी रैंकर्स ग्रैंड मास्टर्स जल्दी आ गए। फिर भी ये दो युवा इतने अनादरपूर्ण हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनके माता पिता और बड़ों ने उन्हें कैसे शिक्षित किया, और मुझे आश्चर्य है कि अगर उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ने क्या किया तो क्या वे गुस्से से मर जाएंगे। साथ ही बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे कि साहिल ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सोचा कि वह ताकतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को दिखाना चाहता होगा। एक युवा व्यक्ति के लिए सुर्खियों में रहना सामान्य बात है। हर कोई यह समझता है, लेकिन इसके लिए आपको सही समय चुनना होगा, है ना? वह इस तरह के अवसर पर भी ऐसा करने की हिम्मत करता है। क्या उसे मरने का शौक है? साहिल अपने चारों ओर अनगिनत शक्तियों की पूछताछ और उपहास भरी नजरों से बेफिक्र था। जबकि दूसरे मेरे पागलपन का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनकी अदूरदर्शिता पर हंस रहा हूं। यदि किसी को पता हो कि उसके पास जबरदस्त शक्ति है तो वह आत्मविश्वासी होगा। साहिल के लिए मिल्की वे की विभिन्न ताकतों के ये तथाकथित शक्तिशाली लोग चींटियों के अलावा और कुछ नहीं थे। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसने अपना ध्यान किसी ऊंचे स्तर की चीज पर टिका दिया, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि मिया इसे संभाल नहीं सकी। वह एक महिला थी, इसलिए वह अधिक विनम्र थी। इसके अलावा मिया इतने सालों से रॉयल रीजन में थी और उसने इन वर्षों में बहुत सारे बड़े लोगों को जाना था। यहाँ बैठे लोग वे सभी लोग थे जिनकी ओर उसे तब सम्मान से देखना पड़ता था। मिया ने इन लोगों के सामने अपना सिर झुका लिया। वह इस डर से साहिल के पीछे पीछे चल रही थी कि कहीं उसे पहचान न लिया जाए। मिया और साहिल के सामने चलने के बाद उन्हें पहली सीढ़ी पर बैठने के लिए जगह दी गई। उनके आसपास के सभी लोग युवा थे। हालांकि वे साधारण लोग नहीं थे।
इसके विपरीत वे सभी प्रमुख ताकतों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी थे। भले ही कर्मचारी नहीं जानते थे कि साहिल और मिया कौन थे, वे जानते थे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते जो राजकुमारी एस्ट्रिड का टोकन दिखा सकता हो। यदि नहीं, तो राजकुमारी एस्ट्रिड के क्रोध के परिणामों को कौन सहन कर सकता था। इसलिए उन्होंने साहिल और मिया को सबसे अच्छी सीटें आवंटित की। साहिल जैसा युवा सामने की सीटों पर नहीं बैठ सकता था क्योंकि वे सभी इन्फिनिटी रैंकर्स के लिए आरक्षित थीं। अध्याय 1255। साहिल और मिया को पहली सीढ़ियों पर बैठने की जगह दी गई। उन्होंने उन लोगों के चेहरों पर तमाचा मारा था जो कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पूछताछ, उपहास और फिर अजीबोगरीब स्थिति में बदल गए। चूंकि साहिल सबसे अंत में आया था, इसलिए उसके और मिया के बैठने के कुछ ही देर बाद राजकीय भोज शुरू हो गया। प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति निश्चित रूप से मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट निम्बस थे। उनके सिर पर एक मुकुट था और उन्होंने एक लंबा सुनहरा लबादा पहन रखा था। लबादे पर एक नीला ड्रैगन, एक सफ़ेद बाघ, एक लाल गौरैया और एक काला कछुआ बना हुआ था। ये वे 4 पवित्र जानवर थे जिनकी मिल्की वे साम्राज्य पूजा करता था। यहीं से चारों हॉलों की उत्पत्ति भी हुई थी। एक बार जब निम्बस ने प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट और मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इसलिए वह एक महान व्यक्तित्व थे। यदि आज राजकीय भोज आयोजित नहीं किया गया होता तो उपस्थित लाखों लोगों में से 99% को सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका कभी नहीं मिलता। सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिलने के बारे में कोई युगों तक शेखी बघार सकता था। सम्राट के पीछे महारानी गमोरा और राजकुमारी एस्ट्रिड थीं। माँ और बेटी ने लंबी ड्रेस पहनी थी जिसने उन्हें नेक और सुरुचिपूर्ण बना दिया था। एक परिपक्व और भव्य अधेड़ उम्र की महिला थी जबकि दूसरी युवा और सुंदर युवती थी। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपना आकर्षण दिखाया जिससे अनगिनत लोग उनके दीवाने हो गए। हालांकि भले ही वे महारानी और राजकुमारी को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने ईशनिंदा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों सम्राट की पत्नी और सबसे प्यारी बेटी थीं। वे बस अप्राप्य थीं। फिर साम्राज्य के 18 राजकुमारों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने वाला पहला सबसे बड़ा राजकुमार था जो सबसे छोटे राजकुमार तक गया। अंत में प्रवेश करने वाले अंतिम लोग साम्राज्य के सैन्य और राजनीतिक जगत के मंत्री थे। विल्फ्रेड उनके बीच नहीं था। इसके बजाय वह उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए भीड़ के बीच छिप गया जिसने पिछले दिन शाही महल की जांच की थी। ये व्यक्ति साम्राज्य के दिल में एक कांटे की तरह था। यदि वह नहीं मिला तो कोई भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। सबके बैठने के बाद उन्होंने पहला कार्यक्रम शुरू किया जो बलिदान था। फिर यह अन्य कार्यक्रमों की ओर बढ़ेगा। निम्बस ने राजकीय भोज समय से पहले आयोजित किया और मिल्की वे की सभी ताकतों को इकट्ठा किया ताकि सभी को संगरिल सिनर्स की स्थिति के बारे में बताया जा सके। साथ ही वह सभी को बताएंगे कि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन कहां से आए थे और मिल्की वे में इंसानों के खिलाफ उनकी दुश्मनी क्या थी। लक्षित दुश्मन से मिलकर लड़ने के लिए सभी को एकजुट करना था। वह संगरिल सिनर्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और 9 हेडेड सरपेंट क्लैन को मिल्की वे से बाहर निकालना चाहता था। राजकीय भोज का प्रसारण मिल्की वे के हर इंसान तक किया जाएगा। हालांकि मिल्की वे के कुछ दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें इसे देखने का मौका नहीं मिला। संगरिल के राजा मो को निम्बस का उद्देश्य पता था और निश्चित रूप से वह ऐसा नहीं होने देगा। वह मिल्की वे में सभी के सामने 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के बारे में सच्चाई उजागर नहीं करेगा। इस क्षण संगरिल सिनर्स प्लैनेट रॉयल की परिधि के करीब पहुंच रहे थे। सबसे आगे गैलेक्सी वॉरशिप्स के अंदर। सेवरस, अब कार्रवाई करो। प्लैनेट रॉयल के सिग्नल को बाधित करें और उनके इंटरनेट को काट दें। कार्रवाई करने से पहले प्लैनेट रॉयल को अलग थलग कर दें, संगरिल के राजा मो ने गंभीरता से कहा। राजा मो किसी भी दुर्घटना को होने से रोकना चाहता था, यही कारण था कि उसने प्लैनेट रॉयल को अलग थलग कर दिया। यदि चीजें सुचारू रूप से चलती हैं तो मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मो को बार्लो परिवार का सफाया करने के बाद दूसरों को डराने के लिए प्लैनेट रॉयल पर कुछ शक्तियों को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मो, चिंता मत करो, हम इस बार बीस्ट गैलेक्सी की उन्नत तकनीक लाए हैं, इसलिए हमारे लिए प्लैनेट रॉयल को अलग करना बहुत आसान है, सेवरस ने वादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सेवरस। चलिए चलते हैं। सभी युद्धपोत और अंतरिक्ष यान प्लैनेट रॉयल के पास पहुंचे। इस बीच सेवरस और आंशिक इटर्नल रियलम वाले 3 अन्य 9 हेडेड सरपेंट युद्धपोत के अंदर से गायब हो गए। फिर वे जमीन पर 4 अलग अलग दिशाओं में प्रकट हुए। अध्याय 1256। फिर उन्होंने एक धातु का बक्सा निकाला। धातु के बक्से ने एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र छोड़ा और प्लैनेट रॉयल के सभी नेटवर्क सिग्नलों को बाधित कर दिया। इसके तुरंत बाद पूरे मिल्की वे को प्लैनेट रॉयल से सिग्नल मिलना बंद हो गया। राजकीय भोज देख रहे लोग अब कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लानत है, क्या हुआ? सिग्नल अचानक क्यों कट गया? मैं अभी भी राजकुमारी एस्ट्रिड को देखना चाहता हूँ।
एक युवक ने अपने कमरे में गाली दी। उसने तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क किया और महसूस किया कि हर कोई उसी स्थिति का सामना कर रहा था जिसका वह सामना कर रहा था। वह जिसे भी जानता था वह अब राजकीय भोज नहीं देख सकता था। मिल्की वे के कोनों से अनगिनत गुस्से भरी गालियां गूंज उठीं। प्लैनेट रॉयल पर नेटवर्क के लिए जिम्मेदार लोगों ने भी कुछ गलत देखा और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस क्षण किसी को भी संगरिल सिनर्स के प्लैनेट रॉयल में बेधड़क प्रवेश करने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार मिल्की वे की 80% शक्तियां सम्राट निम्बस, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, के साथ प्लैनेट रॉयल पर एकत्रित थीं। यहां आने की हिम्मत कौन करेगा? इसलिए हर कोई राजकीय भोज देख रहा था और प्लैनेट रॉयल की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि मिल्की वे में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति वाले चारों आंतरिक हॉल, महल के गार्ड और सेना भी गोल्ड पीक पर राजकीय भोज में भाग ले रहे थे। इन सब के बावजूद संगरिल सिनर्स ने अभी इसी समय प्लैनेट रॉयल में आने का फैसला किया। जब तक गश्ती जहाजों ने ध्यान दिया, वो संगरिल सिनर्स के साथ प्लैनेट रॉयल में प्रवेश कर चुका था। जल्दी करो, सबको बताओ कि हम पर हमला हुआ है। व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद उन्होंने गश्ती जहाज पर अलार्म दबा दिया। अलार्म तुरंत बजने लगा। धमाका। हालांकि 2 आवाज़ों के बाद रोशनी की एक चमक दिखाई दी और गश्ती जहाज तुरंत राख में बदल गया। भले ही 2 आवाज़ें अन्य गश्ती जहाजों और प्लैनेट रॉयल के मुख्यालय को सचेत करने के लिए पर्याप्त थीं। अनगिनत गश्ती जहाजों ने संगरिल सिनर्स को घेर लिया, जो खुद तैयारी के साथ आए थे। हालांकि वे अनगिनत जोरदार धमाकों के बाद केवल राख में बदल सकते थे। प्लैनेट रॉयल पर गोल्ड पीक। बलिदान अभी शुरू ही हुआ था कि मंत्रियों को गश्ती जहाजों से खबर मिली। हालांकि इससे पहले कि मंत्री सम्राट को रिपोर्ट कर पाते, निम्बस अचानक खड़ा हो गया और गंभीर नज़र से आसमान की ओर देखने लगा। उसने किसी चीज़ को पास आते हुए महसूस किया और वे बहुत सारे थे। निम्बस की कार्रवाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उन सभी ने आसमान की ओर देखा। धीरे धीरे आसमान में अनगिनत काले धब्बे दिखाई देने लगे। जैसे जैसे समय बीता, धब्बे बड़े होते गए। अंततः वे अनगिनत युद्धपोतों और अंतरिक्ष यानों में बदल गए जो गोल्ड पीक पर थे। आयोजन स्थल पर हर कोई गंभीर दिख रहा था। हर कोई बता सकता था कि ये जहाज शांति से नहीं आए थे। ये पहली बार था जब मिल्की वे साम्राज्य के राजकीय भोज को आधे रास्ते में ही रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। साहिल ने आसमान में संगरिल सिनर्स के आगमन को देखा और बुदबुदाया, तमाशा शुरू होने वाला है। उसके आसपास के सभी लोग आसमान में अचानक दिखाई देने वाले अनगिनत जहाजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वह नहीं सुना जो साहिल ने कहा था। केवल मिया, जो साहिल के सबसे करीब थी, ने उसे सुना। उसने साहिल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि साहिल शांत दिख रहा था और उसके चेहरे पर इस समय मुस्कान भी थी। यह उसके आसपास के गंभीर भावों के बिल्कुल विपरीत था। मिया दंग रह गई। क्या साहिल एक संगरिल सिनर जासूस है जैसा कि महामहिम ने कहा था? यदि नहीं, तो वह मुस्कुरा क्यों रहा है? अध्याय 1257। इस क्षण संगरिल के राजा मो की आवाज़ आसमान से आए। कैसे हो निम्बस? मो, तुम मौत मांग रहे हो? निम्बस ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। मौत मांग रहा हूँ? निम्बस, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। आज मैं वह वापस लेने आया हूँ जो संगरिल का है। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हारे परिवार को उन संगरिल योद्धाओं के साथ भेजने के लिए यहाँ हूँ जो इन सभी वर्षों में मारे गए। तुम जरूर सपना देख रहे हो मो। अगर साम्राज्य तुम्हें पहले आवारा कुत्तों की तरह पीट सकता था तो हम आज भी वही कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार इंसानों के लिए अराजकता पैदा करने के लिए 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ मिलीभगत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो, मो ने तुरंत निम्बस को टोक दिया। यदि निम्बस जारी रखता तो 9 हेडेड सरपेंट क्लैन का पर्दाफाश हो जाता। संगरिल ने अभी कार्रवाई करने का फैसला इसलिए किया ताकि निम्बस मिल्की वे की सभी ताकतों के सामने 9 हेडेड सरपेंट क्लैन का पर्दाफाश न कर सके। इसलिए मो उसे ऐसा कैसे करने दे सकता था? हाँ, मो, तुम नहीं चाहते कि जो तुमने किया वह सबको पता चले, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिल्की वे में हर कोई जान ले कि संगरिल ने क्या किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वे ये जानने के बाद तुम्हारा समर्थन करेंगे? निम्बस ने हंसते हुए कहा। फिर उसने उपस्थित प्रतिनिधियों की ओर देखा। सब लोग। संगरिल सिर्फ साम्राज्य से बदला लेने के लिए वापस नहीं आया, वे ये भी। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। मो के ऐसा कहने के बाद धमाका, मजबूत ऊर्जा ने दृश्य को ढक दिया। प्लैनेट रॉयल के गोल्ड पीक पर मौजूद सभी लोगों ने अपना सीना पकड़ लिया। उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। हालांकि उनमें से कुछ मुश्किल से इसका विरोध कर सके। मिया अकेली ऐसी थी जिसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन वह अप्रभावित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल ने अपनी माइंड पावर से उसकी रक्षा की थी। जैसे ही उसने सभी को अपने चेहरे पर भयानक भावों के साथ अपना सीना पकड़े हुए देखा, मिया उत्सुक थी। उनके साथ क्या गलत है? ओफेलिया और अन्य पीक इन्फिनिटी रैंकर ने गंभीरता से आसमान की ओर देखा। मो की ऊर्जा को देखते हुए वह निश्चित रूप से आंशिक इटर्नल रियलम में था।
महारानी गमोरा भी राजकुमारी एस्ट्रिड की रक्षा कर रही थीं। हालांकि उसके पास साहिल जैसी ताकत और कौशल नहीं था, इसलिए एस्ट्रिड मिया की तरह पूरी तरह से अप्रभावित नहीं थी। दूसरों की तरह वह बस थोड़ा सा प्रभावित थी। गमोरा आखिरकार एक मिड इन्फिनिटी रैंकर थी, इसलिए उसके लिए एस्ट्रिड की रक्षा करना मुश्किल नहीं था। मो ने अपनी ऊर्जा फैलाने के बाद आसमान से जमीन की ओर हमला किया। वह निम्बस को दोबारा बोलने का मौका नहीं देगा। सबकी रक्षा करने के लिए मिलकर काम करें। निम्बस के ऐसा कहने के बाद वह अपनी आंशिक इटर्नल रियलम ऊर्जा के साथ हवा में उड़ गया। उसने यह बात पीक इन्फिनिटी रैंकर्स से कही थी और उन्हें गोल्ड पीक पर लोगों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने के लिए कह रहा था। वहां केवल कुछ ही पीक इन्फिनिटी रैंकर्स मौजूद थे, इसलिए जब आंशिक इटर्नल रियलम वाले दो लोग लड़ रहे थे तो उन्हें दूसरों की रक्षा करनी थी। भले ही वे सबकी रक्षा न कर सकें, लेकिन वे कम से कम ज़्यादातर शॉकवेव्स को रोक सकते थे। यदि नहीं तो उन दोनों की शॉकवेव्स गोल्ड पीक पर मौजूद सभी लोगों को घायल कर देंगी या मार डालेंगी। निम्बस को मो से लड़ना था, इसलिए उसके पास दूसरों की रक्षा करने का समय नहीं था। इस बीच विल्फ्रेड किसी भी छिपकर हमले को रोकने के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था। अगर सिर्फ मो होता तो निम्बस चिंतित नहीं होता। हालांकि वह अंधेरे में छिपी शक्ति को लेकर चिंतित था। चूंकि अंकल विल्फ्रेड नीचे थे, इसलिए निम्बस बिना किसी चिंता और संयम के अस्थायी रूप से मो से लड़ सकता था। सम्राट की बात सुनकर पीक इन्फिनिटी रैंकर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे फैल गए और भीड़ में बिखर गए। वे आंशिक इटर्नल रियलम वाले दो लोगों के कारण उत्पन्न टकराव की शॉकवेव्स को रोकने के लिए तैयार हो रहे थे। एक ऊपर की ओर हमला कर रहा था जबकि दूसरा नीचे की ओर हमला कर रहा था। वे दोनों टूटते तारों की तरह थे क्योंकि वे पलक झपकते ही टकरा गए। धमाका, टक्कर बिजली की कड़क जैसी सुनाई दी क्योंकि यह सभी के कानों में गूंज उठी। अध्याय 1258। भले ही पीक इन्फिनिटी रैंकर्स ने आधे से अधिक शॉकवेव्स को रोक दिया, लेकिन इसमें से कुछ अभी भी गोल्ड पीक से टकराईं। कमजोर लोगों में से बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने हाथों से कान ढक लिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दर्द से कराहने लगे। जैसे ही टक्कर हुई, साहिल ने अचानक एस्ट्रिड के बारे में सोचा। स्थिति चाहे जो भी हो, एस्ट्रिड उसकी दोस्त थी, इसलिए साहिल ने एस्ट्रिड की रक्षा के लिए अपनी कुछ माइंड पावर का उपयोग किया। शॉकवेव को रोकने के बाद उसने इसे जल्दी से वापस ले लिया। हालांकि गमोरा कमजोर नहीं थी, फिर भी वह एस्ट्रिड को पूरी तरह से बचाने के लिए उसे सभी नुकसान से नहीं बचा सकी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि टक्कर उनके बहुत करीब हुई थी। एस्ट्रिड, एस्ट्रिड, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? गमोरा ने घबराहट में पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एस्ट्रिड ने उत्तर दिया। क्या तुम सुनिश्चित हो? गमोरा को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, माँ। गमोरा अभी भी चिंतित थी और उसने एस्ट्रिड की जांच शुरू कर दी। अंत में ये सुनिश्चित करने के बाद कि एस्ट्रिड पूरी तरह से सुरक्षित है, गमोरा को राहत मिली। वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि यह किसने किया था। अंकल विल्फ्रेड ही होने चाहिए जिन्होंने ऐसा किया होगा। आंशिक इटर्नल रियलम वाले दोनों के टकराव की शॉकवेव ने न केवल गोल्ड पीक पर मौजूद लोगों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि आसमान में संगरिल सिनर्स के जहाज़ों पर भी जोरदार धमाके का असर हुआ। हालांकि उन्हें पहले ही पीछे हटने की सूचना दे दी गई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। टक्कर के बाद मो हंसा और बोला, हा, निम्बस, क्या तुम वाकई मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम बस ठीक ठाक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिछली बार के तुम्हारे घाव पहले ही ठीक हो जाएंगे। ये काफ़ी अप्रत्याशित है। बहुत से लोग निम्बस, जो मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, के साथ मो को आमने सामने देखकर पहले से ही हैरान थे। हालांकि मो ने अभी जो कहा उसने सभी को और भी अधिक चौंका दिया। मो सीधा था और उसका मतलब समझना आसान था। क्या उसने पहले महामहिम को चोट पहुंचाई थी? ये कैसे संभव है? मिल्की वे में बहुतों के दिलों में सम्राट अजेय है, तो वह घायल कैसे हो सकता है? मो ने जो कहा उसने उनकी विश्वदृष्टि को चुनौती दी और मो बिल्कुल यही चाहता था। सबसे पहले वह हर किसी के दिल में निम्बस की अजेय छवि को नष्ट करना चाहता था। फिर वह बार्लो परिवार को नष्ट करने के लिए नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ मिलकर काम करना चाहता था। उस तरह अगर नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन का पर्दाफाश नहीं हुआ तो हर कोई उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेगा। वहीं साहिल भी उत्सुक था। सम्राट निम्बस इस संगरिल सिन्हा को हरा नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। पहली टक्कर को देखते हुए वह मो व्यक्ति स्पष्ट रूप से नुकसान में है। भले ही निम्बस के लिए मो को जल्दी हराना मुश्किल होगा, लेकिन मो के लिए निम्बस को चोट पहुंचाना और भी मुश्किल होगा, जब तक उसे पता न हो कि निम्बस घायल है। फिर भी यदि ऐसा होता तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ता। मो, तुम। निम्बस पलटवार करना चाहता था, लेकिन मो ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। वह पहले से ही एक बार फिर निम्बस पर हमला कर रहा था। निम्बस, चलो जारी रखते हैं। निम्बस के पास कोई विकल्प नहीं था और वह केवल फिर से हमला कर सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि वह नहीं हिलता तो मो के नीचे आने पर उनकी टक्कर जमीन के करीब होती, जिसका अर्थ था कि उसके नीचे के लोगों को और भी बड़ी शॉकवेव का सामना करना पड़ता। अध्याय 1259। दोनों हवा में फिर से लड़ने लगे और उनके टकराने की आवाज़ें लगातार सुनाई देने लगीं। निम्बस ने लड़ाई को आसमान में और ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की। इस तरह यह नीचे के लोगों को शॉकवेव से चोटिल होने से रोक सकता था। आंशिक इटर्नल रियलम वाले दो लोगों के बीच की लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि पीक इन्फिनिटी रैंकर्स भी नहीं। यदि वे सावधान नहीं रहे तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या मारे भी जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो निम्बस आंशिक इटर्नल रियलम में मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता। विल्फ्रेड भीड़ में छिपा हुआ था। वह पिछले दिन वाले व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अभी तक कुछ नहीं मिला। वह व्यक्ति छिपने में बहुत माहिर था। यदि यह व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो वह मो को मारने के लिए निम्बस की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता। निचले स्तर के लोग शायद न बता सकें और वे सोच सकें कि निम्बस और मो समान रूप से मेल खाते थे और गतिरोध की स्थिति में थे, लेकिन जो लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए थे वे बता सकते थे कि निम्बस हमला करते समय मो को दबा रहा था। हालांकि मो की रक्षा भी भयानक रूप से मजबूत थी और इसी तरह वह इतने लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रहा। यदि यह जारी रहा तो निम्बस बहुत जल्द मो को गंभीर रूप से घायल कर देगा। हालांकि यदि विल्फ्रेड ने अब हस्तक्षेप किया तो मो कुछ और राउंड के बाद अपंग हो जाएगा। विल्फ्रेड ने यहाँ नीचे किसी संदिग्ध व्यक्ति को नोटिस नहीं किया, इसलिए वह केवल हवा में हो रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सका। वह जानता था कि दूसरे पक्ष के छिपने का एक ही कारण था। जैसे ही निम्बस और मो की लड़ाई चरम पर पहुंचती वे अपनी रक्षा कम कर देते। उस तरह वह व्यक्ति अचानक हमला कर सकता था और एक ही बार में निम्बस को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। उस तरह दुश्मन की झोली में जीत आ जाएगी। यदि नहीं तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ मो निम्बस का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जैसे ही विल्फ्रेड ने लड़ाई देखी उसने अपनी पता लगाने की शक्ति को जहां तक हो सके फैला दिया। साथ ही वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। माँ, क्या मो ने वास्तव में पिताजी को चोट पहुंचाई थी? एस्ट्रिड ने वह सवाल पूछा जिसे हर कोई जानना चाहता था। एस्ट्रिड, मो ने तुम्हारे पिता को तब रोका था जब वे तुम्हें बचाने के रास्ते में थे। उनमें लड़ाई हो गई। अंत में भले ही तुम्हारे पिता लापरवाह थे और घायल हो गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मो खुद को नुकसान पहुंचाकर उन्हें चोट पहुंचाएगा, मो और भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि मो नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ मिल गया था और इसीलिए वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, गमोरा ने समझाया। मुझे खेद है, पिताजी घायल हो गए क्योंकि मैं बहुत जिद्दी थी, एस्ट्रिड ने व्यथित होकर कहा। गमोरा ने धीरे से एस्ट्रिड को अपनी बाहों में लिया और मधुर स्वर में कहा, एस्ट्रिड, खुद को दोष मत दो। यदि तुम नहीं होती तो हमें संगरिल सिनर्स का पता नहीं चलता। यदि उन्होंने हम पर छिपकर हमला किया होता तो उनसे निपटना और भी मुश्किल होता। सच में? एस्ट्रिड ने अपना सिर उठाया और पूछा, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बिल्कुल, देखो, हम उन संगरिल सिनर्स के आगमन के लिए तैयार थे। मिल्की वे की इतनी सारी शक्तियां भी यहाँ हैं, इसलिए वे जीत नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद माँ, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तुम पागल लड़की। माँ और बेटी ने जो कहा वह किसी ने नहीं सुना क्योंकि सबका ध्यान आसमान में चल रही लड़ाई पर था। भले ही उनमें से अधिकांश स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे और वे केवल टकराव की आवाज़ें सुन पा रहे थे, साहिल बातचीत सुन सकता था। वाकई ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। मो ने खुद को नुकसान पहुंचाया और इसी तरह वह निम्बस को चोट पहुंचा सका। साहिल उपस्थित लोगों में सबसे शांत व्यक्ति हो सकता था। निम्बस और मो की लड़ाई देखने के बाद उसने महसूस किया कि यदि वह अब मो से लड़ने के लिए निम्बस की मदद करने के लिए गया तो वे आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए साहिल को अभी भी देखना जारी रखना था। साहिल को बार बार महसूस हो रहा था कि यह मामला इतना सरल नहीं है। मो स्पष्ट रूप से निम्बस का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और वह इस पूरे समय नुकसान में था। वह अब तक केवल इसलिए टिक सका क्योंकि वह नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ मिलने के बाद अपनी मजबूत रक्षा पर भरोसा कर रहा था। अध्याय 1260। हालांकि चूंकि मो ने साम्राज्य से बदला लेने की हिम्मत की थी, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से सहारा होना चाहिए। यदि नहीं तो वह ये जानते हुए भी यहाँ क्यों आएगा कि वह हार जाएगा? क्या वह जीने से थक गया था? साहिल, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मिया ने एक तरफ से पूछा। लड़ाई शुरू होने के बाद से वह अकेली थी जिस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो निम्बस जीत जाएगा। हालांकि चूंकि मो ने यहाँ आने की हिम्मत की, इसलिए उसके पास कुछ छिपा हुआ सहारा होना चाहिए। इसलिए अंतिम परिणाम आने से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, साहिल ने उत्तर दिया। उसके ऐसा कहने के बाद उसके आसपास के सभी लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वह कोई मजाक हो। ये कौन है? दो आंशिक इटर्नल रियल्म्स के बीच लड़ाई पर टिप्पणी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही
महामहिम को नाम से पुकारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये किसका बच्चा है? कितना अशिष्ट है। अगर वह मरना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वह अपने परिवार को भी अपने साथ घसीटना चाहता है। हटे कट्टे आदमियों में से एक आगे आया और उसने साहिल की ओर इशारा किया। वह चिल्लाया, अरे बच्चे, तुम किस परिवार से हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम महामहिम को नाम से पुकार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी आंशिक इटर्नल रियलम में हो? दो आंशिक इटर्नल रियल्म्स के बीच की लड़ाई पर टिप्पणी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी क्षमताओं के बारे में तुम्हारी कितनी बड़ा चढ़ाकर राय है? मैं तुम्हें बता दूं, बड़बड़ाना बंद करो, यदि नहीं तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। इससे पहले कि साहिल पलटवार कर पाता, मियाँ तड़क उठी। वह अब इसे सहन नहीं कर सकी। वह इस व्यक्ति को जानती थी। ये क्लॉस ड्रेक था, जो ड्रेक परिवार का उत्तराधिकारी था, जो 8 प्रमुख परिवारों में प्रथम स्थान पर था। साथ ही वह रॉयल रीजन में काफी मशहूर चुना हुआ उत्तराधिकारी भी था। मिया के लिए इस तरह का व्यक्ति तब निश्चित रूप से अप्राप्य था। हालांकि अब वह साहिल के साथ थी। साहिल की शक्ति और भाषा से प्रभावित होकर मिया और अधिक साहसी हो गई थी। वह किसी को भी साहिल का अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। फिर तुम किस परिवार से आते हो, तुम कचरे के टुकड़े? तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? वह तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम्हारी उसे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? क्या जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी उपेक्षा की थी? मुझे उन्हें तुम्हें शिक्षित करने में मदद करने दो, मिया ने सीधे तौर पर डांटा। ड्रेक परिवार के पहले उत्तराधिकारी के रूप में क्लॉस के बड़ों के अलावा किसी ने पहली बार उसे डांटा था, इसलिए वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। अरे लड़की, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अपना घूंघट उतारो। अगर तुम मुझे पसंद आए तो तुम्हें बस मेरे साथ चलना चाहिए। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। यदि नहीं, मिल्की वे में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। मिया के पास शब्दों की कमी थी। वह एक महिला थी और उसने पहले कभी किसी को इस तरह नहीं डांटा था। साहिल इस तरह के किसी व्यक्ति पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी राय रखने वाले व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे बेहोश करना था। साहिल ने अपनी माइंड पावर को मुक्के में बदल दिया। क्लॉस के सिर के पिछले हिस्से पर निशाना साधा और नीचे मुक्का मारा। अचानक क्लॉस को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। दूसरों ने देखा कि ड्रेक के साथ क्या हुआ था, हालांकि जैसे ही वे जो हुआ था उस पर टिप्पणी करने वाले थे, धमाका, हवा से एक जोरदार आवाज आई। निम्बस को मुंह की कमजोरी मिल गई और उसने उस पर एक मुक्का मारा। वो तुरंत 100 किलोमीटर से अधिक दूर जा गिरा। निम्बस मो का पीछा करने ही वाला था कि उसे अपने ऊपर एक तीव्र खतरे का एहसास हुआ। विल्फ्रेड भीड़ के बीच से चिल्लाया, सावधान रहो। फिर वह आसमान में उड़ गया। अध्याय 1261। जैसे ही विल्फ्रेड भीड़ में छिपा, वह लगातार आसमान में हो रही लड़ाई की निगरानी कर रहा था। निम्बस एक ही झटके में मो को हराने का मौका तलाश रहा था। हालांकि जब निम्बस हमला करने वाला था, विल्फ्रेड ने महसूस किया कि 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स बिजली की गति से निम्बस की ओर बढ़ रहे हैं। विल्फ्रेड इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स, क्या 9 हेडेड सरपेंट क्लैन यूनिवर्स एंड फोर्सेस को सचेत करने से नहीं डरते? 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स मिल्की वे की सभी शीर्ष युद्ध शक्तियों के योग से पूरी तरह अधिक हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि ये 4 मिलकर काम करें तो पर्याप्त समय मिलने पर वे पूरी मिल्की वे को नष्ट कर सकते हैं। इन चारों के लिए संख्या कुछ भी नहीं है। चाहे कितने भी लोग हों, वे बस चींटियां होंगे। ये पूरी तरह से यूनिवर्स कन्वेंशन के खिलाफ है। एक बार जब यूनिवर्स एनफोर्सर्स को इसके बारे में पता चल गया तो 9 हेडेड सरपेंट क्लैन को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वे ऐसा करने की हिम्मत क्यों करते हैं? विल्फ्रेड के पास हिचकिचाने का समय नहीं था, इसलिए उसने खुद को जल्दी से हवा में लॉन्च किया। यदि विल्फ्रेड ने एक ही समय में 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स को निम्बस पर हमला करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो वह मर जाएगा। यदि निम्बस मर गया तो विल्फ्रेड अकेला रह जाएगा और उसके लिए स्थिति को मोड़ना असंभव होगा। भले ही वे सेना में शामिल होने के बाद 5 आंशिक इटर्नल रियल्म्स को न हरा पाएं, लेकिन कम से कम एक छोटा मौका तो होगा ही। जब कोई अपने रियल में होता है तो वे एक और कदम आगे बढ़ाने के बाद अनंत संभावनाओं को खोल देते हैं। इसके अलावा वे अमर भी होंगे। कोई मरना नहीं चाहता था। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उनके लिए अन्य 5 को हराना आसान होगा। हालांकि यदि वे दोनों 5 को मारना चाहते थे तो उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे 5 बदले में उनमें से किसी एक को न मार दें। कौन मरना चाहेगा? कोई नहीं। इसलिए 5 बनाम 2 की लड़ाई जीतना आसान होगा, लेकिन उन्हें मारना मुश्किल होगा। हर कोई अपनी रक्षा के लिए जगह छोड़ेगा ताकि वे मर न जाएं। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे जीवित रहें। जब तक वे सतर्क रहेंगे, उनके पास बचने का मौका रहेगा। निम्बस अपने पास आते खतरे को महसूस कर सकता था।
हालांकि उसके पास अभी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था और वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। दूसरा पक्ष तेज था और वे छिपकर हमला करने वाले थे। इसके अलावा एक नहीं बल्कि 4 लोग थे। निम्बस अपने मन में कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन यूनिवर्स कन्वेंशन को नज़रअंदाज कर देंगे और आंशिक इटर्नल रियल्म्स के 4 लोगों को भेज देंगे। वह उन चारों के छिपकर किए गए हमले का विरोध नहीं कर सका जो उसी रैंक के थे जिस पर वह था, भले ही वे उसके जितने अच्छे नहीं थे। यदि वह मर गया तो विल्फ्रेड को अकेले 5 से लड़ना होगा और वह भी नहीं बच पाएगा। बार्लो परिवार का अंत हो जाएगा, साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा। मो पूरी तरह से पागल हो गया था। वह अपनी नफरत में अंधा हो गया था। वह बदले के लिए मिल्की वे के सभी इंसानों के खिलाफ जा सकता था। 9 हेडेड सरपेंट क्लैन की महत्वाकांक्षाओं को हर कोई जानता था। वे धीरे धीरे मिल्की वे को निगलना चाहते थे। उनका अंतिम लक्ष्य मिल्की वे के इंसानों को अपना असीमित भोजन स्रोत बनाना था ताकि वे तेजी से बढ़ सकें। हालांकि भले ही उन्हें मरना पड़े, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि इन विदेशी नस्लों को भारी कीमत चुकानी पड़े। धमाका! निम्बस की ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। फिर एक मूंके के साथ उसने एक हमले को रोक दिया और दोनों पक्ष पीछे हट गए। जल्द ही दूसरा हमलावर आगे आया। उसने अपना पंजा जो उसके काले लबादे के नीचे छिपा था निम्बस की पीठ पर रख दिया। फट! निम्बस ने अपने अंगों के कुछ टुकड़े उगल दिए जो खून से लथपथ थे। साथ ही जड़ता के कारण उसका शरीर आगे की ओर उड़ गया और उस व्यक्ति की ओर भागा जिसका मुक्का उसने पहले रोका था। उसने एक और मुक्का मारा जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपना पंजा निम्बस पर लहराया। हालांकि निम्बस का मुक्का दूसरे व्यक्ति के पंजे से नहीं टकराया। इसके बजाय उसने अपना मुक्का थोड़ा खिसकाया और सीधे दूसरे व्यक्ति के सीने पर मारा। अध्याय 1262। उसी समय दूसरे व्यक्ति का पंजा भी निम्बस के सीने पर लगा। फट फट! दोनों ने एक साथ खून उगल दिया। जल्द ही एक घबराई हुई और गुस्से भरी आवाज चिल्लाई, हरामजादे, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे को तैसा एक घाव के बदले दूसरा घाव। दूसरे पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि निम्बस ऐसा करेगा। निम्बस जानता था कि वह चारों के छिपकर किए गए हमले से नहीं बच सकता। इसलिए उसने अपना बचाव करना छोड़ दिया और उनमें से जितने हो सके उतने को चोट पहुंचाने का फैसला किया। वह दूसरे पक्ष को भुगतान करवाना चाहता था, भले ही उसे मरना पड़े। उसका शरीर फिर से पीछे की ओर उड़ गया। इस प्रक्रिया के दौरान तीसरे व्यक्ति का हमला तेजी से करीब आ रहा था। एक मजबूत पूंछ बगल से निम्बस की ओर लहराए। इस समय वह केवल सहज रूप से अपना बचाव करने के लिए अपना हाथ उठा सकता था। ठक कड़क! 2 आवाजें सुनाई दीं। निम्बस का एक हाथ टूट गया था। एक ही स्तर के 3 वारों की मार झेलने के बाद निम्बस को हल्कापन और चक्कर आने लगा। न केवल प्रभाव से उसके अंग घायल हुए थे बल्कि उसका बायां हाथ भी टूट गया था। उसके मुंह से खून बह रहा था। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। चौथा हमलावर सेवरस अब निम्बस के ऊपर था। फिर उसने निम्बस का सिर पकड़ लिया। यदि यह हमला सफल हो जाता तो मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निम्बस वहीं मर जाता। भले ही वह न मरता, वह अपनी युद्ध शक्ति खो देता। भाग्यवश विल्फ्रेड ठीक समय पर पहुंच गया। उसने निम्बस के पास आने और सेवरस के घातक हमले को रोकने के लिए अन्य 2 हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का जोखिम उठाया। साथ ही वह निम्बस को उनके हमले की सीमा से बाहर ले आया। अब वे कुछ दूरी पर हवा में मंडरा रहे थे। दोनों जीवित रहने में सफल रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी युद्ध शक्ति का केवल 30% ही बचा था। इसके विपरीत आंशिक इटर्नल रियल्म्स के 4 9 हेडेड सरपेंट में से केवल एक ही घायल हुआ था। बाकी सभी सुरक्षित थे। 9 हेडेड सरपेंट ने इस छिपकर किए गए हमले में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। विल्फ्रेड ने जल्दी से 2 गोलियां निकालीं। उसने खुद एक लेने के बाद एक निम्बस को खिला दी। गोलियां उनकी स्थिति को स्थिर करने के लिए थीं। निम्बस और विल्फ्रेड फिलहाल बच गए थे, लेकिन वे अभी भी गतिरोध में थे। उनके शरीर से खून रिसता रहा। मो इस समय वापस लौटा। 4 9 हेडेड सरपेंट चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। उनके शरीर उनके लबादे के नीचे छिपे हुए थे। जैसे ही उसने निम्बस और विल्फ्रेड को देखा, मो हंसा, हा। निम्बस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट तुम आज इस हालत में होगे। ये कैसा है? अचानक हमले का शिकार होना बहुत अच्छा है ना? क्या तुम मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली और अजेय व्यक्ति नहीं हो? तुम घायल क्यों हो? हा, यहाँ सुनो निम्बस, तुम्हारे परिवार की पुण्यतिथि अगले साल इसी दिन होगी। मो निम्बस का ध्यान भटकाना चाहता था और इसीलिए वह उससे अकेले लड़ा। इस तरह सेवरस और अन्य लोग छिपकर हमला कर सकते थे जो निम्बस को एक ही झटके में मार देता। भले ही निम्बस अभी भी जीवित था, वह बुरी तरह घायल था। अब उसके बचने का कोई मौका नहीं था। इस बार उनकी योजना बहुत सफल रही। बार्लो परिवार और मिल्की वे साम्राज्य इतिहास बन जाएंगे और संगरिल एक बार फिर गौरव प्राप्त करेगा। निम्बस और विल्फ्रेड ने मो को जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उपचार की गोलियां लीं और ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
वे आने वाली लड़ाई का जवाब देने के लिए और अधिक युद्ध शक्ति हासिल करना चाहते थे। आसमान में छिपकर किया गया हमला पलक झपकते ही खत्म हो गया। बाकी सभी के लिए सम्राट निम्बस को बुरी तरह घायल होने में केवल 2 सेकंड लगे। अब सम्राट का सहारा देने वाला एक वृद्ध व्यक्ति भी था। ऐसा लग रहा था कि वह भी बुरी तरह घायल हो गया है। इसके अलावा अब मुंह के पीछे 4 काले लबादे वाले आदमी थे जो कहीं से आ गए थे। अध्याय 1263। साहिल ने अभी गुप्त रूप से क्लॉस को अपंग किया था और उसने आसमान में हो रही लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए साहिल ने तुरंत ध्यान नहीं दिया जब सेवरस और अन्य 9 हेडेड सरपेंट ने निम्बस को अचानक पकड़ लिया। आंशिक इटर्नल रियल्म्स के बीच की लड़ाई बहुत तेज थी, खासकर 4 बनाम 1 की लड़ाई में छिपकर किया गया हमला। परिणाम कुछ ही सेकंड में स्पष्ट हो गया। जो लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे वे लड़ाई नहीं देख पाएंगे। यदि मो ने छिपकर हमला नहीं किया होता तो उसके और उसके गिरोह के लिए निम्बस और विल्फ्रेड को हराना मुश्किल होता। जब चौथा 9 हेडेड सरपेंट हमलावर सेवरस निम्बस के सिर को छूने वाला था, साहिल ने इसे देखा और कार्रवाई करने वाला था। आखिरकार निम्बस मिल्की वे साम्राज्य का सम्राट था और एस्ट्रिड का पिता भी था। साहिल उसे इन विदेशी प्राणियों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि विल्फ्रेड ठीक समय पर वहां पहुंच गया। निम्बस अब गंभीर खतरे में नहीं था, इसलिए साहिल ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 9 हेडेड सरपेंट आंशिक इटर्नल रियल्म्स में थे। संगरिल के राजा मो के अलावा उनमें से 5 होंगे। साहिल की आंखों में एक उत्तेजित चमक दिखाई दी। अभी वह अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। वह सोच रहा था कि क्या वह अपने 3 शीर्ष युद्ध कौशल और एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के साथ उन 5 को हरा सकता है जो सभी बुरी चीजों को काट सकती है। साहिल ने जब ये सोचा तो वह खुद थोड़ा हैरान रह गया। वे सभी आंशिक इटर्नल रियल्म्स में थे। तार्किक रूप से उसे डरना चाहिए और उन विरोधियों से लड़ने से बचना चाहिए जो उसके समान स्तर पर थे। हालांकि अभी साहिल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वह केवल उत्तेजित महसूस कर रहा था। उसके दिल में केवल एक ही शब्द था, लड़ो। परिणाम चाहे जो भी हो, साहिल इन विदेशी प्राणियों से लड़ना चाहता था। इसके अलावा उसने नहीं सोचा था कि उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वह इसलिए आश्वस्त नहीं था क्योंकि वह अज्ञानी था। इसके विपरीत साहिल ने सोचा कि उसके पास पर्याप्त ताकत है। मिया ने एक तरफ से साहिल की उत्तेजित नज़र देखी। महामहिम घायल हैं, लेकिन साहिल इतना उत्तेजित दिख रहा है। क्या ये वही भाव नहीं है जो एक संगरिल सिन्हा का होना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? साहिल एक संगरिल सिन्हा जासूस है। मुझे क्या करना चाहिए? मिया ने घबराहट में सोचा। वह इस पूरे समय साहिल के साथ रही थी। मिया ने साहिल का प्रदर्शन तब से देखा था जब वे प्लेनेट बग गए थे और फिर उन 2 जीवित स्वदेशी ग्रहों पर गए थे। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि वह दयालु भी था। वह संगरिल सिन्हा कैसे हो सकता था? हालांकि मिया इस समय उसके हाव भाव से भ्रमित थी। उसे लगा कि वह साहिल को बिल्कुल नहीं समझती। मो के शब्द सभी के कानों में गूंज उठे, जिससे गोल्ड पीक पर मौजूद हर कोई डरा हुआ महसूस करने लगा। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका शक्तिशाली सम्राट गंभीर रूप से घायल है। हालांकि सम्राट की वर्तमान स्थिति और उसके मुंह से जमीन पर लगातार बहते खून को देखकर उनके पास जो कुछ वे देख रहे थे उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम गंभीर रूप से घायल हैं। असंभव, असंभव, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। कोई बड़बड़ाया। इस तरह की प्रतिक्रिया देने वाला वह अकेला नहीं था। गोल्ड पीक पर मौजूद अनगिनत लोग सदमे में थे क्योंकि निम्बस बुरी तरह घायल था। भले ही मो ने कहा कि उसने पहले निम्बस को चोट पहुंचाई थी, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब निम्बस के मुंह से खून निकल रहा था और उसका एक हाथ बेजान होकर लटका हुआ था। ये कहना मुश्किल था कि क्या वह लड़ना जारी रख सकता है। अध्याय 1264। अध्याय 1264। उस जैसी चोट काफी गंभीर थी। इसे व्यक्तिगत रूप से देखना इसके बारे में सुनने से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। किसी को ये जानना था कि मिल्की वे में हर किसी की नज़र में सम्राट अजेय था। वह उनके लिए एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व था। अब सम्राट की अजेय छवि चकनाचूर हो गई थी और उनका विश्वास भी डगमगा रहा था। बहुत से लोग फूट फूट कर रोने लगे। वे सम्राट के इर्द गिर्द की किंवदंतियों को सुनते हुए बड़े हुए। वे सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देख पाने पर बहुत गर्व महसूस करते थे और वे सम्राट को अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में देखते थे। अब उन्हें आखिरकार सम्राट को देखने का मौका मिला, लेकिन वह इस स्थिति में था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? प्लेनेट रॉयल के गोल्ड पीक पर विलाप फूट पड़ा। साहिल ने अपने आसपास के सभी लोगों को रहस्यमय ढंग से देखा। क्या हो रहा है? वे इतने दुख के साथ क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे नहीं पता होता कि क्या हुआ तो मैंने सोचा होता कि उनके परिवार के सदस्य अभी मर गए हैं। क्या वे डर के मारे पागल हो गए हैं? क्या ये मिल्की वे की सभी ताकतों के प्रतिभाशाली नहीं हैं? वे इतने डरपोक कैसे हैं? साहिल यह नहीं समझ सका कि जब किसी का विश्वास इतनी आसानी से चकनाचूर हो जाता है तो उसे कितना निराशाजनक महसूस होता है। जिन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया वे कभी नहीं जान पाएंगे कि यह कैसा महसूस होता है।
महारानी गमोरा, राजकुमारी एस्ट्रिड, 18 राजकुमारों और राजनीतिक एवं सैन्य जगत के मंत्रियों ने इस समय सम्राट निम्बस की स्थिति देखी। सच कहूं तो दूसरों की तुलना में उनके लिए इस परिणाम को स्वीकार करना कठिन था। इसके अलावा वे समझ गए कि इस परिणाम का क्या मतलब होगा। बार्लो परिवार और साम्राज्य का अंत हो गया। पिताजी, एस्ट्रिड चिल्लाए और उड़कर वहां गई जहां सम्राट निम्बस था। एस्ट्रिड, मत जाओ। गमोरा ने एस्ट्रिड को पीछे से रोका। भले ही वह जाकर अपने पति की स्थिति देखना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह समय नहीं था। उनके दुश्मन अभी भी उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहे थे। यदि वे अब वहां गए तो वे और अधिक परेशानी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि एस्ट्रिड इस समय गमोरा की बात कैसे सुन सकती थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसके पिता और दादा विल्फ्रेड घायल हो गए हैं, इसलिए उसे जाकर उन्हें देखना ही था। माँ और बेटी एक के बाद एक हवा में चली गईं। जैसे ही एस्ट्रिड ने अपने अजेय पिता को गंभीर रूप से घायल देखा, वह अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। जब गमोरा ने अपने पति को देखा तो उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और जोर से न रोने की कोशिश की। निश्चित रूप से जब से वे मिले थे तब से निम्बस सबसे ज्यादा पस्त और घायल था। उसका दिमाग अभी उलझन में था। गमोरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति की मदद के लिए क्या करे। निम्बस ने जबरन मुस्कान बिखेरी। उसने माँ और बेटी को अपने पास आने के लिए नहीं डांटा। वह जानता था कि वह आज इससे नहीं बच सकता। न केवल वह, उसके परिवार के सभी सदस्य और साम्राज्य के मंत्री भी इस भाग्य से नहीं बच पाएंगे। यदि वह मरने से पहले अपने परिवार के साथ रह सके तो यह उसके लिए सुकून की बात होगी। चूंकि चीजें इस स्तर तक बढ़ गई थीं, इसलिए बार्लो परिवार की बेटी के लिए सबसे अच्छा विकल्प मौत होगी। एक बार जब संगरिल सिनर्स ने एस्ट्रिड को पकड़ लिया तो उसे मौत से भी बदतर भाग्य झेलना पड़ेगा। बूहू, पिताजी, दादा विल्फ्रेड, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एस्ट्रिड ने रोते हुए पूछा। एस्ट्रिड, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं अजेय हूँ। खोन्स खोन्स। इससे पहले कि निम्बस अपनी बात पूरी कर पाता, वह जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से फिर खून निकला। निम्बस, बात करना बंद करो, अपनी चोटों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करो, विल्फ्रेड ने एक तरफ से कहा। पिताजी, दादा विल्फ्रेड की बात सुनिए, बात करना बंद कीजिए। गमोरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका पति इतना घायल होगा कि बात करने पर उसे खून की उल्टी होगी। अध्याय 1265। हाहा, कितना सामंजस्यपूर्ण दृश्य है, कितना मार्मिक है। निम्बस, इसकी सराहना करो। ये तुम्हारे परिवार का आखिरी मिलन होगा। मुझ पर अलविदा कहने का मौका न देने का आरोप मत लगाना, मो ने ठहाका मारते हुए कहा। वह बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जब से साम्राज्य ने संगरिल को हराया था, लाबेटे परिवार लगातार सोचता रहा कि वे कैसे बदला ले सकते हैं। चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें बार्लो परिवार को नष्ट करना ही था। अब वह दिन आ गया था। भले ही यह बहुत देर से आया हो, लेकिन जब तक ये यहाँ था तब तक ठीक था। संगरिल अमर रहे, राजा अमर रहे। अनगिनत संगरिल सिनर्स उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। उन्हें अब मौत के मुहाने पर संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। वे आखिरकार रॉयल रीजन में बेधड़क दिखाई दे सकते थे। आज से मिल्की वे संगरिल का होगा। अब वे तिरस्कार का पात्र नहीं रहेंगे, बल्कि हर कोई उनका सम्मान करेगा। तुम हरामजादे, तुम नीच हरामजादे, तुम मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एस्ट्रिड ने मुंह की ओर इशारा किया और पूछा। राजकुमारी एस्ट्रिड, अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानो। तुम जल्द ही राजकुमारी नहीं बल्कि संगरिल की गुलाम बनोगी। मो ने ये कहने के बाद जोर से जारी रखने से पहले मुस्कुराया। संगरिलियंस, सुनो। मिल्की वे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के बाद मैं उनके योगदान के अनुसार सभी को पुरस्कृत करूंगा। आप में से सबसे बड़े योगदान वाले लोगों को 3 दिनों तक मिल्की वे साम्राज्य के साथ मजा करने को मिलेगा। आपको 3 दिनों तक राजकुमारी के पति होने का आनंद मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि राजकुमारी एस्ट्रिड मिल्की वे की 4 परियों में से एक है। उसके पास शरीर और रूप है, इसलिए यदि तुम उसके साथ बिस्तर पर जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा जैसे तुम स्वर्ग में हो। संगरिल अमर रहे, राजा अमर रहे। संगरिलियंस फिर से उत्तेजित होने लगे। कोई भी जो मिल्की वे साम्राज्य की राजकुमारी एस्ट्रिड के साथ मजा कर सकता था, वह हमेशा इसके बारे में शेखी बघार सकेगा। एस्ट्रिड का चेहरा लाल हो गया जब उसने सुना कि मो उसे उस संगरिल सिनर को देना चाहता है जिसने सबसे बड़ा योगदान दिया था। मैं तुम जैसे नीच लोगों को अपना रास्ता पाने देने के बजाय मरना पसंद करूंगी। एस्ट्रिड ने जोर से पलटवार किया। मरना? तुम बहुत सुंदर हो। यदि तुम मर गई तो बहुत अफसोस होगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पा लेता हूं तो मौत केवल एक कल्पना होगी। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें शीर्ष 10 संगरिल योगदानकर्ताओं को पुरस्कार के रूप में दूंगा और मैं उनमें से प्रत्येक को 3 दिनों के लिए तुम्हें रखने दूंगा। मैं मिल्की वे साम्राज्य की राजकुमारी एस्ट्रिड को एक वेश्या बनाना चाहता हूं जिसे हर कोई अपने पास रख सके।
फिर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक संगरिलियन बच्चा हो ताकि बार्लो पूर्वज कभी शांति से आराम न कर सकें। मो उत्तेजना के कारण थोड़ा पागल हो रहा था। जब वह बोलता था तो उसके चेहरे के बिगड़ने के तरीके से कोई बता सकता था। एस्ट्रिड इतनी गुस्से में थी कि वह कुछ नहीं कह सकी। वह केवल मो की ओर एक कांपती उंगली से इशारा कर सकी। साहिल ने आसमान में पागल मो को देखा। यदि वह इस व्यक्ति को मिल्की वे पर कब्जा करने देता है तो यह मानव जाति के लिए एक आपदा होगी। इसके अलावा नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन ने उन 4 काले लबादे वाले आदमियों को भेजा होगा। साहिल उनसे आने वाली एक असहज ऊर्जा महसूस कर सकता था, शायद इसलिए क्योंकि वे एक ही नस्ल के नहीं थे। ये पहली बार था जब साहिल किसी दूसरी नस्ल के बुद्धिमान जीवन से मिला था। पृथ्वी पर बहुत सारी नस्लें थीं, लेकिन केवल मनुष्यों के पास ही बुद्धि थी। साहिल जानता था कि विदेशी नस्ल की महत्वाकांक्षा इंसानों जैसी नहीं होगी। मो के लिए विदेशी नस्ल से मदद लेना आसान होगा, लेकिन उसके लिए विदेशी नस्ल को जाने के लिए कहना मुश्किल हो सकता है। मो वास्तव में एक पागल है। वह बदले के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साहिल ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, देर सवेर संगरिल को ऐसा करने का दंड मिलेगा। जल्द ही नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन को छोड़कर मिल्की वे में हर किसी को खा लिया जाएगा और संगरिल मिल्की वे के सभी इंसानों का पापी बन जाएगा। इससे पहले कि विल्फ्रेड अपनी बात पूरी कर पाता, मो ने उसे टोक दिया, चुप रहो तुम हरामजादे, क्योंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। मैं तुम्हें अभी नर्क भेज दूंगा। जब तुम वहां पहुंचो तो मेरी ओर से अपने पूर्वजों को नमस्ते कहना। उनसे कहना कि मैं संगरिल का राजा मो वही था जिसने तुम्हारे परिवार और मिल्की वे साम्राज्य का सफाया कर दिया। मो अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए बार्लो परिवार को निराशा में गिरते हुए देखना जारी रखना चाहता था। हालांकि चूंकि विल्फ्रेड नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन का जिक्र करता रहा, मो अब उसके प्रति इतना दयालु नहीं होगा। वह जनता को नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के बारे में नहीं जानने दे सकता था। इसलिए बार्लो परिवार को तुरंत मरना होगा। गमोरा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने एस्ट्रिड को अपनी बाहों में खींच लिया और फिर निम्बस से सट गई। भले ही उन्हें मरना पड़े, उन्हें एक परिवार के रूप में साथ मरना होगा। अध्याय 1266। निम्बस ने गमोरा को एस्ट्रिड के साथ जाने के लिए कहने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में यह एक आह में बदल गया। उनके प्रतिद्वंद्वी 5 आंशिक इटर्नल रियल्म्स थे और उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता, भले ही निम्बस और विल्फ्रेड अपने चरम पर मिलकर काम करते। अब वे दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और वे अपनी युद्ध शक्ति का 30% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में बार्लो परिवार की महिलाओं के लिए मर जाना बेहतर होगा। जब तक कोई चमत्कार न हो जाए या उन्हें मिल्की वे से गुजरता हुआ कोई यूनिवर्स एनफोर्सर न मिल जाए, कोई उन्हें नहीं बचा सकता था। हालांकि ऐसा होने की संभावना 0 के करीब होगी। सेवरस, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। यदि हम बार्लो परिवार को मार देते हैं तो मिल्की वे हमारा होगा। मो ने कहा, जैसा तुम चाहो मो, सेवरस ने उत्तर दिया। किसी भी दुर्घटना को रोकने और निम्बस और विल्फ्रेड को एक ही झटके में मारने के लिए 5 आंशिक इटर्नल रियल्म्स ने एक ही समय में हमला करने का फैसला किया। प्लैनेट रॉयल के गोल्ड पीक पर मौजूद हर कोई घबराहट के साथ आसमान की ओर देख रहा था। उनके दिल का विश्वास चकनाचूर हो गया था। न केवल सम्राट निम्बस बुरी तरह घायल थे, बल्कि उन्हें मारा भी जा सकता था। वे एक अजेय महान हस्ती निम्बस की मृत्यु के गवाह होंगे। पलक झपकते ही 5 आंशिक इटर्नल रियल्म्स निम्बस और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गए। निम्बस और विल्फ्रेड अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे और इन विदेशी नस्लों को उन्हें मारने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें विदेशी नस्लों को भुगतान करवाना पड़ा। वे दोनों चाचा और भतीजे थे, लेकिन वे गुरु और शिष्य भी थे। एक दूसरे को देखने के बाद वे समझ सकते थे कि दूसरा क्या सोच रहा है। उन्होंने अपनी आंखें उस काले लबादे वाले आदमी की ओर घुमाई जिसे निम्बस ने अभी घायल किया था। हम मरने वाले हैं, तो चलो उनमें से एक को अपने साथ ले चलते हैं। घायल व्यक्ति पर हमला करना आसान होगा। जैसे ही वे दोनों कार्रवाई करने वाले थे, जमीन से एक चौंकाने वाली लाल तलवार की रोशनी ऊपर उठी और सीधे मो और अन्य 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स पर वार किया। गोल्ड पीक पर मौजूद सभी लोगों ने अपने सामने अचानक एक चमकदार लाल रंग देखा। वे लाल रंग के अलावा कुछ नहीं देख पा रहे थे। लाल रोशनी ने उनकी आंखों को भी चोट पहुंचाई, इसलिए उन्होंने उन्हें जल्दी से बंद कर लिया। क्या हो रहा है? हर कोई उत्सुक था और उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। ओह नहीं, अच्छा नहीं है। मो और आंशिक इटर्नल रियल्म्स के 4 नाइन हेडेड सरपेंट को अपने ऊपर मंडराती तबाही का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ना बंद कर दिया और पीछे हट गए। जैसे ही वे एक कदम पीछे हटे, लाल तलवार की रोशनी उस जगह से गुजरी जहां वे थे। यदि नाइन हेडेड सरपेंट पर्याप्त जागरूक नहीं होते तो वे मरते नहीं तो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लाल तलवार की रोशनी की तीक्ष्णता महसूस कर सकते थे। यह उनके सख्त तराजू को आसानी से काट सकती थी और उनके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। लाल रोशनी के बिखरने और सबके आंखें खोलने के बाद उन्होंने हवा में एक मानवीय आकृति देखी।
वह व्यक्ति एक लंबी लाल तलवार पकड़े हुए था और वह सम्राट निम्बस और संगरिल के राजा मो के बीच लापरवाही से खड़ा था। अध्याय 1267। उन दोनों के बीच का व्यक्ति साहिल था। जब मो और उसके लोग निम्बस पर हमला करने वाले थे, साहिल ने जल्दी से अपनी एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड निकाली और मो और अन्य लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसे लहराया। साथ ही वह मो और अन्य लोगों को पीछे हटने के लिए डराने में कामयाब रहा, जिससे निम्बस और उसके परिवार की जान बच गई। ये तलवार वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। तब साहिल इसका इस्तेमाल लापरवाही से कर सकता था क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर थे और वह उन्हें गंभीरता से लड़ने की जहमत नहीं उठा सकता था। हालांकि ये समय अलग था। वह 5 आंशिक इटर्नल रियल्म्स के खिलाफ जा रहा था। भले ही उसके पास एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड थी, एक साधारण लहर मो और अन्य लोगों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए ये पहली बार था जब साहिल ने अपनी एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के साथ साथ 3 शीर्ष युद्ध कौशलों में से एक एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग किया। दोनों मिलकर साहिल की उस ताकत के अलावा जो आंशिक इटर्नल रियल्म में थी, एक भयानक शक्ति थी। साहिल खुद थोड़ा हैरान था। यह अब उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यहाँ तक कि मो और अन्य 4 आंशिक इटर्नल रियल्म्स को भी फिलहाल साहिल की तलवार से बचना पड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि तलवार कितनी शक्तिशाली थी। साहिल केवल दूसरे पक्ष को रोकना चाहता था और फिर जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। हालांकि उसने सीधे मो और अन्य लोगों को पीछे हटने के लिए डरा दिया। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से बाहर था। साहिल की तलवार ने निम्बस और उसके परिवार के संकट को कम करने में मदद की। फिर वह इतनी आसानी से दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो गया और मो और अन्य आंशिक इटर्नल रियल्म्स को रोक दिया। उसके आने से आयोजन स्थल पर हर कोई हैरान रह गया। भले ही इन लोगों ने लाल रोशनी के दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अंततः उन्होंने इस दृश्य के लिए अपनी आंखें फिर से खोल दीं। वे सभी विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली थे, इसलिए वे मूर्ख नहीं थे। वे संभवतः अनुमान लगा सकते थे कि अभी क्या हुआ था। अचानक प्रकट हुए इस युवक ने निश्चित रूप से सम्राट को बचाया होगा। इस बार साहिल ने अपना मुखौटा नहीं पहना था और उसने अपनी असली पहचान के साथ कार्रवाई की। इस प्रकार हर कोई उसका चेहरा देख सकता था। यह वही युवक नहीं है जो सबसे अंत में आया था। उसने महामहिम को 5 आंशिक इटर्नल रियल्म से बचा लिया। हे भगवान, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? किसी ने साहिल को पहचान लिया और सदमे में चिल्लाया। सिर्फ वही नहीं, बहुत से लोगों ने साहिल को पहचान लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ठीक समय पर गोल्ड पीक पर आया था और उसे सामने लाया गया था, इसलिए उसने सभी मेहमानों पर काफी गहरी छाप छोड़ी थी। वह युवा है लेकिन वह बहुत अहंकारी है। अभी तक साहिल के बारे में सभी की यही राय थी। मिया ने अपने बगल की खाली सीट देखी और फिर आसमान में परिचित लाल तलवार वाली लंबी आकृति को देखा। इस समय उसका दिमाग खाली था। क्या वह वास्तव में साहिल है? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? उसे अभी संदेह हो रहा था कि साहिल एक संगरिल सिन्ह जासूस है, लेकिन अब वास्तविकता ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया था। एक संगरिल सिन्ह महामहिम को मो से क्यों बचाएगा? उस पल में मिया बहुत सी बातें समझ गई। तब साहिल ने उससे कहा था, मैं बहुत धाकड़ हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करना। मिया अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह कितना धाकड़ है, लेकिन उसकी कल्पना का व्यक्ति साहिल की असली ताकत से कोसों दूर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस रात सम्राट आए थे, साहिल बिल्कुल भी विनम्र नहीं था और वह सम्राट से लड़ना भी चाहता था। मैं समझती हूँ, साहिल पहले से ही महामहिम के समान स्तर पर है और उसने अभी जो उत्तेजना दिखाई वह इसलिए थी क्योंकि उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। ओह मिया, तुम कितनी बड़ी असफल हो। तुम इतनी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ चलने के लिए बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम फिर भी उस पर संदेह कर रही थी। तुमने तो अपने नीच पैमानों से उसके दिल को भी मापा था। सौभाग्य से वह बड़ा व्यक्ति है, यदि नहीं तो उसने तुम्हें बहुत पहले छोड़ दिया होता। यदि ऐसा होता है तो तुम्हें बस रो रोकर अपनी आंखें अंधी कर लेनी चाहिए, मिया ने मन ही मन सोचा। गोल्ड पीक पर अन्य लोगों ने भी साहिल को पहचान लिया। वे डल्लारोसा परिवार के ग्रैंड मास्टर क्रूज और नेले थे। उनके साहिल को पहचानने का कारण साहिल के हाथ में लंबी लाल तलवार थी। अध्याय 1268। भले ही साहिल ने टिफिन परिवार का सफाया करते समय मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी वह इस लंबी लाल तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। दादाजी वही है जिसने टिफिन परिवार के ग्रैंड मास्टर का सफाया करने में हमारी मदद की थी। भले ही उसने उस समय मुखौटा पहना हुआ था, मैं उसकी तलवार को कभी नहीं भूलूंगी, नेले ने आसमान में साहिल की ओर देखते हुए चिल्लाया। पिछली बार जो हुआ उसके बाद उसने लूना पैलेस के प्रमुख से पूछा था कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लंबी लाल तलवार का उपयोग करता है। हालांकि प्रमुख ने मना कर दिया। रॉयल रीजन के बहुत से शक्तिशाली लोग तलवारों का उपयोग करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी लंबी लाल तलवार का उपयोग नहीं करता था। स्वाभाविक रूप से क्रूज भी साहिल को नहीं भूलेगा। यदि साहिल नहीं आता तो टिफिन परिवार ने उसके परिवार को नष्ट कर दिया होता।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि साहिल ने न केवल दल्लारोसा परिवार को बचाया, बल्कि उसने उन्हें उभरने का मौका भी दिया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा और इतना मजबूत होगा। हम उसे ढूंढकर धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यह मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार हमारी ताकतें बहुत दूर हैं, क्रूज ने अफसोस के साथ कहा। क्या वास्तव में हमारे पास अब कोई मौका नहीं है? नेले अपने आप में बुदबुदाए। किसी कारण से उसका दिल बिना किसी कारण के भारी हो गया। ये गंभीर नहीं था, लेकिन इसमें बहुत दर्द हुआ। आसमान में जैसे ही निम्बस और विल्फ्रेड अपने साथ घायल काले लबादे वाले आदमियों में से एक को नीचे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने पास एक ठंडक महसूस की। हालांकि साहिल उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, इसलिए उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अचानक हुई लाल तलवार की रोशनी ने उनकी दृष्टि में बाधा नहीं डाली। हालांकि दोनों साहिल के आने से हैरान थे। हमारे समान स्तर की एक और शक्ति। इसके अलावा अभी जिस तरह से तलवार ने मो और अन्य आंशिक इटर्नल रियल्म्स को पीछे डरा दिया था, उसे देखते हुए यह व्यक्ति भयानक रूप से मजबूत था। निम्बस दंग रह गया। रुको, उस व्यक्ति की लाल तलवार इतनी परिचित क्यों है? ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। निम्बस ने इसके बारे में सोचा। फिर उसे कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्ला पड़ा, साहिल! मिस्टर बार्लो, आप बहुत चिंताजनक स्थिति में हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। आपको उपचार के लिए एस्ट्रिड और अन्यों को नीचे ले जाना चाहिए, साहिल ने अपना सिर घुमाए बिना कहा। जब गमोरा और एस्ट्रिड ने साहिल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाया। अभी उन्होंने सोचा था कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। साहिल! एस्ट्रिड ने आश्चर्य में पुकारा। गमोरा ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने साहिल को एक जटिल भाव से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार का रक्षक ये बच्चा होगा जिससे उसे कोई उम्मीद नहीं थी। गमोरा ने अपनी बाहों में एस्ट्रिड की ओर देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की दृष्टि मुझसे बेहतर है। विल्फ्रेड भी साहिल को घूर रहा था। तो ऐसा लगता है कि कल मैंने जिस व्यक्ति का पता लगाया था वह यही बच्चा था। ऐसा लगता है कि वह निम्बस और उसके परिवार के करीब है। जिस तरह से इस बच्चे ने हमें बचाया, उसे देखते हुए लगता है कि आज हमारे पास जीवित रहने का मौका होगा। द साहिल, सच में तुम ही हो? ये कैसे संभव है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? निम्बस ने सदमे में पूछा। मिस्टर बार्लो, ताकत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, आप इसे कितना समझ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस छोटी सी मिल्की वे आकाशगंगा को भी पूरी तरह से समझ सकते हैं? साहिल ने जवाब दिया। साहिल की बात सुनकर निम्बस होश में आया। उसे लगा कि उसने एक सम्राट के रूप में खुद को शर्मिंदा किया है, इसलिए वह कड़वाहट से मुस्कुराया और उत्तर दिया, साहिल, तुम सही कह रहे हो। मैं पेड़ देखने के चक्कर में जंगल नहीं देख सका। मिस्टर बार्लो, उन्हें नीचे ले जाओ। यदि आप यहाँ रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सावधान रहना। निम्बस ने मना नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने परिवार को गोल्ड पीक पर ले जाने की तैयारी की। वह और विल्फ्रेड गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए उन्हें गंभीर उपचार की आवश्यकता थी। अध्याय 1269। जहां साहिल के आने से निम्बस और उसका परिवार हैरान रह गया, वहीं इससे मो और उसके गिरोह को गुस्सा भी आया। वे अभी सफल होने ही वाले थे। वे निम्बस को एक ऐसे कदम से मारने वाले थे जो उनके भाग्य का फैसला करता। आंशिक इटर्नल रियल्म्स में। इसके अलावा उस प्रहार को देखते हुए वे इस व्यक्ति की ताकत को कम नहीं आंक सकते थे, विशेष रूप से उसके हाथ में मौजूद लंबी लाल तलवार को। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तलवार की नोक उनकी पीठ पर हो। मो और अन्य आंशिक इटर्नल रियल्म्स साहिल की तलवार से दंग रह गए थे। वे तभी होश में आए जब निम्बस जाने वाला था। बेशक मो निम्बस को जाने की अनुमति नहीं देगा। वह आखिरकार निम्बस को गंभीर रूप से घायल करने के लिए इस छिपकर किए गए हमले के साथ आया था, इसलिए वह निम्बस को मारने के इस महान अवसर को नहीं छोड़ सकता था। यदि नहीं, तो उसे मारना आज जितना आसान नहीं होता। संगरिल के राजा के रूप में मो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था, भले ही अन्य खड़े रह सकें। चाहे कुछ भी हो, वह निम्बस को जाने नहीं दे सकता था। जब निम्बस जाने ही वाला था, मो का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। हालांकि जब वह बिजली की गति से निम्बस और उसके परिवार के पास पहुंचने ही वाला था, वो आश उसके सामने लाल रोशनी की एक चमक चमकी, जिससे उसे तुरंत रुकने और खुद को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साहिल मो और अन्य लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, तो वह उन्हें इससे बचने कैसे दे सकता था। मो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी अब मैं हूं। गलत मत समझो। साहिल ने अपने हाथ में एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से खेला और मुस्कुराते हुए कहा। आसमान में मंडराते हुए मो ने सीधे साहिल की ओर देखा। वह इस समय साहिल को निगल जाना चाहता था। मुझे इस तरह मत देखो, मुझे शर्म आती है, साहिल ने मजाक उड़ाया। तुम आखिर कौन हो? तुम मिल्की वे में कैसे रह सकते हो? मो ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं।
तुम्हें बस ये जानना है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ। क्या तुम वाकई संगरिल के दुश्मन बनना चाहते हो? चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, तुम अभी भी केवल आंशिक इटर्नल रियलम में हो। इस बीच हमारे यहाँ उनमें से 5 हैं। यदि तुम समझदार हो तो तुम बार्लो परिवार को हमें सौंप दोगे और मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। तुम बहुत बकवास कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो बस मुझसे लड़ो। तुम एक औरत की तरह बातूनी हो। क्या तुम वाकई खुद को संगरिल का राजा कहते हो? साहिल ने मो को कोई सम्मान दिखाए बिना पलटवार किया। मो ने साहिल को घूरा। साहिल के पलटवार के बाद वह अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि वह साहिल को सीधे मारना नहीं चाहता था, इसके बजाय उसमें आत्मविश्वास नहीं था। साहिल की तलवार काफी डराने वाली थी, यहाँ तक कि सेवरस और आंशिक इटर्नल रियल्म्स के अन्य 9 हेडेड सरपेंट ने भी चुप रहना चुना। स्पष्ट रूप से वे साहिल के हाथ में मौजूद तलवार से डरे हुए थे। साहिल, सावधान रहना। अंकल विल्फ्रेड और मैं ठीक होने के बाद तुम्हारी मदद करने आएंगे। सावधान रहना, साहिल। धन्यवाद, साहिल। निम्बस और उसका परिवार यह कहने के बाद नीचे चले गए। मो केवल उन्हें जाते हुए देख सकता था। वह जानता था कि साहिल के सामने उसके पास कोई मौका नहीं है। हालांकि उसी समय 4 9 हेडेड सरपेंट में से सेवरस चिल्लाया, जाओ। चारों काले लबादे वाले आदमियों ने एक साथ हमला किया। स्पष्ट रूप से वे निम्बस को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इतना बड़ा लाभ पैदा करने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसलिए वे केवल साहिल के आने के कारण हार नहीं मान सकते थे। यदि साहिल इटर्नल रियलम में होता तो वे कुछ नहीं कर पाते। वे जितनी तेजी से हो सके भाग गए होते। वे अपनी जान बचाकर भागने में भाग्यशाली हो सकते थे। हालांकि चूंकि वे सभी आंशिक इटर्नल रियल्म्स में थे, तो वे पांचों साहिल से क्यों डरें? यदि निम्बस ठीक हो गया और अपनी युद्ध शक्ति के 50% से अधिक का उपयोग कर सका, तो उनके लिए स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। वे अपना मिशन तभी पूरा कर सकते थे जब 5 में से 1 या 2 गंभीर रूप से घायल हो जाएं या मर जाएं। 4 काले लबादे वाले आदमियों में से 2 साहिल को निशाना बनाएंगे, जबकि शेष 2 निम्बस और उसके परिवार को निशाना बनाएंगे। इस क्षण मो होश में आया। उसने कार्रवाई करने का फैसला किया और जल्दी से निम्बस के पास पहुंचा। जैसे ही साहिल ने 5 के अचानक हमले का सामना किया, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। हालांकि वह डरा नहीं था, इसके विपरीत वह थोड़ा उत्तेजित था। अध्याय 1270। आज उसे बिना किसी रोक टोक के लड़ने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना था। वह देखना चाहता था कि उसकी सीमा कहां तक है। एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक। साहिल अपने दिल के अंदर गुर्राया। फिर उसने एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड लहराए। आसमान फिर से लाल हो गया। इस लहर के साथ एक तलवार की रोशनी जो सीधे स्वर्ग तक पहुंच गई थी, मो और अन्य 2 काले लबादे वाले आदमियों के रास्ते को काट दिया। इस क्षण अन्य 2 साहिल के सामने प्रकट हो गए थे। वे दोनों तरफ से साहिल पर हमला कर रहे थे। उन्होंने अपने काले लबादे के नीचे से अपना 9 हेडेड सरपेंट पंजा दिखाया जो सख्त तराजू से ढका हुआ था। जब दोनों ने उस पर हमला किया तो साहिल घबराया नहीं। सबसे पहले उसने अपना बायां मुक्का लहराया और हमलावरों में से एक को मारने के लिए 3 शीर्ष युद्ध कौशलों में से एक वॉइड पंच का उपयोग किया। धमाका। उसी समय साहिल ने अपनी माइंड पावर का उपयोग करके अपनी दूसरी तरफ एक ढाल बनाई। जब दूसरा काले लबादे वाला आदमी उसके पास पहुंचने वाला था, तो उसे साहिल की माइंड पावर ने रोक दिया। फिर मजबूत माइंड पावर ने काले लबादे वाले आदमी को जल्दी से घेर लिया और उसे कसकर जकड़ लिया। हालांकि ये समय अलग था। तब साहिल की माइंड पावर, जो हर प्रयास में सफल होती थी, उसने पूर्ण शक्ति वाले आंशिक इटर्नल रियलम हमले को केवल थोड़ी देर के लिए रोका और फिर वह टूट गई। काले लबादे वाला आदमी थोड़ी देर बाद उस माइंड पावर से बचने में कामयाब रहा जो उसे जकड़े हुए थी। हालांकि इसने काले लबादे वाले आदमी को भी चौंका दिया। यह क्या है? अब केवल यह मेरे हमले को रोक सकता है, यह मुझे जकड़ भी सकता है। भले ही ये केवल एक पल के लिए था, यह एक ही स्तर की शक्तियों के बीच की लड़ाई का परिणाम निर्धारित करेगा। साहिल का माइंड बैरियर टूट गया था और इसने काले लबादे वाले आदमी के हमले को भी रोक दिया था। उस पल में साहिल ने हमले से बचने के लिए तुरंत पीछे हटने के लिए टक्कर से मिली उछाल का मौका झपट लिया। जब वह पीछे हट रहा था, उसने अपने दाहिने हाथ में एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड लहराए। वो आंश काले लबादे वाले आदमी के शरीर से एक हाथ अलग हो गया और हवा में उड़ गया। यह एक हाथ जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में काले लबादे के नीचे छिपा एक बड़ा पंजा था। काले लबादे वाले आदमी के कटे हुए हाथ से तुरंत खून का फव्वारा फूट पड़ा। फिर कान फोड़ने वाली दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। काले लबादे वाले आदमी का हाथ काट दिया गया और तीव्र दर्द ने उसके पूरे शरीर को अभिभूत कर दिया, जिससे उसका होश खो गया। जन्म के बाद से उसे कभी इतनी बुरी चोट नहीं लगी थी। उसका हाथ साफ काट दिया गया था। साहिल सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया। फिर वह रुक गया और शून्य में मंडराने लगा। बाद में उसने अपना बायां हाथ हिलाया। लानत है, वह पंजा बहुत सख्त है। मेरे हाथ का पिछला हिस्सा अभी भी दर्द से जल रहा है।
साहिल से अभी टकराने वाला व्यक्ति भी दूर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ गुप्त रूप से छिपा लिया। उसकी हथेली से तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। साहिल के 3 शीर्ष युद्ध कौशलों में से एक वॉइड पंच को रोकना इतना आसान नहीं था। हालांकि वह अंदर से बेहद खुशी महसूस कर रहा था। यदि उसने अभी ड्रेको के साथ जगह बदली होती तो वह अपना हाथ खो देता। भले ही उसे अंदाजा नहीं था कि साहिल ने ये कैसे किया, लेकिन अगर ड्रेको इसे नहीं रोक सका तो वह भी नहीं रोक सकता था। यदि ड्रेको का एक हाथ काट दिया जाता तो इसका मतलब होता कि वह अपनी युद्ध शक्ति का 80% खो चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।